अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर हैं दे आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। देखें, कोई भी काम अगर हम लोगों ने करना हो अपने डेली लाइफ के अंदर, तो उसके लिए उस काम को करने के लिए जो भी उसके लिए डिजायर्ड हमारे पास टूल्स है या रिक्वायर्ड जो टूल्स हैं हमें वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, डेफिनेटली आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है ना। सॉफ्टवेयर के आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए आपको जाहिर सी बात है प्रॉपर टूल्स चाहिए। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें बहुत सारे हार्डवेयर हैं, आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, जो भी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए वो जरूरी है। एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसके अलावा दीज टूल्स हेल्प डेवलपर्स राइट कोड, फाइंड द एरर्स एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। इन्हीं टूल्स के जरिए से डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, अपना कोड लिखते। डेफिनेटली जो सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों ने जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल टास्क शुरू होता है ना, वो वहां से होता है जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप लोग एक लैंग्वेज चूज कर लेते हो, आप लोगों ने उसका एक फ्रेमवर्क चूज किया, आपने उसका वर्जन चूज किया एंड देन अब आप उसका कोड लिखना शुरू कर देते हो। जो भी टेक्नोलॉजी आपने चूज की, जैसे आप जावा कर लेते हो, .NET, पाइथन, जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया, उसका कोड राइट करोगे एंड देन डेफिनेटली उसके अंदर फाइंड एंड फिक्स द एरर्स। यहाँ पर लिख लें फाइंड एंड फिक्स द एरर्स। तो ये डेवलपर्स को हेल्प करते हैं सारे टूल्स कोड लिखने के लिए, एरर्स फाइंड करने के लिए, इवन एरर्स को रिमूव करने के लिए एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इस तरीके से अपना सॉफ्टवेयर मैनेज, अपना प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज करने के लिए टूल्स आपको असिस्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड यूजेज की हेडिंग है आपके बुक के अकॉर्डिंगली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। अब वो बहुत सारी स्टेजेस कौन कौन सी हैं जहां पर हमें ये टूल्स चाहिए होंगे। आप देखिएगा बारी बारी कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे सबसे पहला टूल आता है जी हमारे पास, लैंग्वेज एडिटर। अब यहाँ पर ना आपकी बुक के मुताबिक इसकी जो उन्होंने नंबरिंग की है, जैसे कि ये आपका टॉपिक जो भी है, आर्टिकल नंबर, उसके अलावा फिर उन्होंने पॉइंट 1 पे इसको रखा है, फिर पॉइंट नंबर 2 पे इसको। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल है, एक अलग से कंटेंट दिया हुआ है कि डेफिनेशन एंड यूजेज। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, हर चीज की डेफिनेशन कवर करनी है, उसका यूज कवर करना है, और इसके अलावा इटसेल्फ इस आर्टिकल के अंदर वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टूल्स हैं हमें वो किस तरीके से असिस्ट करते हैं हर स्टेज के ऊपर। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा तो छोटा सा प्रोसेस है, डेफिनेटली एक लेंथी प्रोसेस, और उस लेंथी प्रोसेस के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं। हर स्टेज के ऊपर आपको अलग अलग से टूल चाहिए होते हैं। अब वही चीज एक्चुअली वो सारा फ्लो हम टूल्स के अंदर ही सीखेंगे, इसलिए मैंने इसको बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए, नंबर 1 पे आता है जी लैंग्वेज एडिटर। हम सबसे पहले पता क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं IDE। मैं आपको पहले ये डिस्कस करना चाहूंगा, IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है, जब भी आप लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है ना, तो सबसे पहले आपने उसके लिए एक IDE इंस्टॉल करना है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर 3 चीजें होती है। इसके अंदर एक होता है आपका एडिटर, इसके अलावा इसके अंदर होते हैं ट्रांसलेटर्स, चाहे वो कंपाइलर ही क्यों ना हो, ठीक है, कंपाइलर की बात कर लेते हैं। और नंबर 3 के अंदर, 3 पे इसके अंदर होते हैं डिबगर्स। ये बिल्ट इन चीज होती है, डिबगर अलग से भी हो सकता है वैसे, ये याद रखिएगा, और डिबगर आपका इस IDE के अंदर भी मिल सकता है। यानी कि ये IDE 3 चीजों से मिलकर बनता है, इसके अंदर ये 3 चीजों का पैकेज है। आप समझ लीजिए ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये ट्रांसलेटर ही लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज एडिटर, ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर भी इसके अंदर आ गया ना, और डिबगर, ये तीनों चीजें इस IDE के अंदर आपको मिल सकती है। हम लोग क्या करते हैं, एक IDE इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हमें ये तीनों चीजें मिल जाती है। सबसे पहली चीज हमें जो मिलती है वो होता है हमारा लैंग्वेज एडिटर। बाय रूल इसको जरा पहले होना चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन खैर लैंग्वेज एडिटर कौन सी ये चीज है, वो जो हम लोग स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन करेंगे, और वो ब्लैंक एरिया जहां पर हम कोड टाइप करना शुरू करेंगे। आप लोगों ने लेट सपोज जावा चूज की, आप लोगों ने सी लैंग्वेज चूज की, C++ यूज की। अब आप उस लैंग्वेज का कोड, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसके मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के लिए जब आप उसका कोड लिखोगे तो लैंग्वेज एडिटर्स पे लिखोगे। लैंग्वेज एडिटर जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड क्या है, एक एडिटर है। नोटपैड क्या है, एक एडिटर है। तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं जी, हम टाइपिंग करते हैं कोई भी काम करने के लिए, लेकिन वो वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। लेकिन लैंग्वेज की
प्रोसेसिंग के लिए, लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपरली आईडी कहा जाता है और उसके अंदर एडिटर होता है। तो एडिटर जो लैंग्वेज का एडिटर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, उसके ऊपर आप नॉर्मली टाइपिंग कर सकते हो, अपनी कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करना चाहते हो उसकी आप टाइपिंग करें, लेकिन एक्चुअली पर्टिकुलरली इनको लैंग्वेज चलाने के लिए ही, यानी कि लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये तीनों हमारे पास एक्चुअली सबलाइम टेक्स्ट होता है। तो ये सबलाइम टेक्स्ट जो है इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसकी बहुत सारी एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद है। नोटपैड प्लस प्लस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसके ऊपर ये नॉर्मली नोटपैड की एक्सटेंशन समझी जाती है कि ये नोटपैड की एक्सटेंशन है, नोटपैड प्लस प्लस, जिसके ऊपर आप अपनी लैंग्वेज का कोड कर सकते हो। इसके ऊपर आप मोस्टली अपनी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, जावा है, इनका लैंग्वेज का कोड आप चला सकते हो। वैसे हर एक एडिटर जो है वो स्पेशल होता है कुछ लैंग्वेज को लेकर, वो अभी हम चीजें नीचे डिस्कस करते हैं। तो ये एडिटर क्या है, बेसिकली जहां पर हम अपना कोड राइट करेंगे, एडिट कर सकते हैं, कोड को डिलीट कर सकते हैं, एंड देन हम कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जब हम कोड को लिख लेते हैं, हमारा क्रिएट प्रोसेस जो है ना वो हो गया, हमने कोड क्रिएट कर लिया। अब ये आप बॉक्स अलग से याद रखिएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, उस कोड को, क्योंकि जो कोड आप लोगों ने लिखा है, जिस लैंग्वेज को भी आपने यूज किया, सी या यूज किया, पाइथन यूज किया, आपने जो भी लैंग्वेज यूज की, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से उसको गुजारना है कि वो सारी कन्वर्जन कर दे बाइनरी डाटा में, ताकि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम होता है आपके सोर्स कोड को, क्योंकि जो कोड आप लिखते हो ना स्टार्टिंग पे, एक्चुअली उसको सोर्स कोड कहा जाता है। ये सारा आपका सोर्स कोड है जो आपने लिखा है। जैसे कि मैंने सी लैंग्वेज का कोई भी सिंटैक्स लिखा, जावा का लिखा, वो सोर्स कोड है। उस सोर्स कोड को अब आपने ट्रांसलेटर से कन्वर्ट करवाना है। दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दोनों का काम का तरीका अलग अलग है। देखिए, कंपाइलर पहले डिस्कस करते हैं। कंपाइलर आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, आपके डॉक्यूमेंट में 20 लाइन्स हैं, 25 लाइन्स हैं या 30 लाइन्स हैं, वो सारी लाइन्स को एज अ होल इकट्ठे रीड करेगा और उनको उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। इवन बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता है, वो उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड समझ लीजिए बाइनरी कोड को ही कहते हैं। तो कंपाइलर ने सोर्स कोड को, जो कोड आप लिखते हो उसको सोर्स कोड कहते हैं, यहां पे लिख देते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट किया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, एंड देन उस ऑब्जेक्ट कोड को, उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है, एंड देन आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी कि आपका लैंग्वेज का प्रोसेसर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, वो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल क्रिएट नहीं करता। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फर्क याद रखिएगा। इंटरप्रेटर थोड़ा सा डायरेक्ट काम करता है, लेकिन इसका प्रोसेस स्लो क्यों है, क्योंकि ये एज अ होल सारे पेज को ट्रांसलेट नहीं करता। ये लाइन बाय लाइन, हर लाइन को अलग से ट्रांसलेट करेगा, डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्ट ही वो एग्जीक्यूट कर देगा, उसको कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोड ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की फाइल है, ये सोर्स कोड की फाइल है ना हमारे पास, ये सारी, तो इंटरप्रेटर ने एक लाइन पहले देखनी है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है इसको चला देगा, इसको वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, फिर इस पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे एरर आ गई तो रुक जाएगा, आपको फिर क्या करेगा, अगर एरर आ गई तो डिबगर वो एरर फाइंड करता है। एरर्स फाइंड करने का काम किसका होता है, डिबगर्स का। तो वो डिबगर आपको डिटेक्ट करके देगा एंड देन आप रिमूव करोगे, फिर चलाओगे। इंटरप्रेटर बारी बारी इस तरीके से पेज को कर देगा, लेकिन कंपाइलर एज अ होल एक ही बार कोड रीड कर लेता है। यहां पर भी एरर होगी ना तो वो ऊपर वाली लाइंस को भी तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के लिए इनफ कंटेंट है, इंशाल्लाह बाकी चीजें अभी आगे आने वाली है, फिर आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पर्टिकुलरली कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर अलग से उन्होंने हेडिंग दे दी है, ठीक है। कंपाइलर क्या है जी, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट करेगा, दैट विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। यानी कि ये आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है उस कोड के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर नहीं। यानी कि आप समझ लीजिए कि सारे फेज को हम कह सकते हैं मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर आपका उसका जो प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, और ये काम करता है आपका कंपाइलर। इसके अलावा डिबगर, डिबगर हम पहले बात कर चुके हैं। डिबगर इस पूरे पैकेज का आखिरी कंपोनेंट है। डिबगर इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होता है। डिबगर हम अलग से भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज यहाँ पे आईडी के पॉइंट के ऊपर आकर, ये पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे। डिबगर एक याद रखिएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एरर्स को फाइंड आउट करता है, यानी कि डिबगिंग प्रोसेस रन करता है ना, एरर्स को फाइंड आउट करेगा, आपको डिटेक्ट भी करवाएगा एंड देन उनको रिजोल्व भी करवाएगा। ये काम किसका होता है, डिबगर। आईडीई, ये हम सारी चीजें आईडीई के अंदर ही कवर करते हैं। आईडीई हमारे पास 3 आईडीज है फिलहाल, उन्होंने जो बुक के मुताबिक दी है, इक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, पाइचार्म। देखिए, ये खास करके हम इस्तेमाल करते हैं जावा डेवलपमेंट के लिए। ये हम लोग डॉट नेट या सी लैंग्वेज का काम हो तो ये पाइचार्म जो है
पर्टिकुलरली किसके लिए इस्तेमाल होता है, पाइथन के लिए। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन और बाकी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आईडीज हैं। अब जावा के लिए जब आप इक्लिप्स डाउनलोड करोगे ना, या विजुअल स्टूडियो या पाइथन आप पाइथन के लिए डाउनलोड करते हो, तो उसके अंदर ही एडिटर है, उसके अंदर ही उसका कंपाइलर है और उसके अंदर ही उसका डिबगर रन करेगा। यानी कि आईडीई एक फुल पैकेज होता है, फुल फ्लेज पैकेज। जबकि अगर आप लैंग्वेज एडिटर्स की बात करते हो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एक आईडी की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एडिटर है। इसके लिए आप जब डिबगर यूज करोगे, आपको डिबगर अलग से रन करना पड़ता है। ठीक है जी। सबलाइम टेक्स्ट का डिबगर जो है वो अलग से रन करेगा, होगा वो भी उसके अंदर ही, इटसेल्फ उसके अंदर ही होता है। लेकिन ये एक फुल फ्लेज पैकेज है जिसके अंदर तीनों चीजें हैं। इसके अंदर हो सकता है कंपाइलर ना हो, यानी कि कई ऐसे ट्रांसलेटर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज एडिटर की। यानी कि लैंग्वेज एडिटर में बहुत सारे एडिटर्स ऐसे हैं कि जिनके साथ डिबगर अलग से चलाना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसका लिए बटन प्रेस करना पड़ता है। पॉइंट इज दिस कि मुझे अलग से कोई बटन, कोई फीचर यूज करना पड़ेगा। जबकि आईडी के अंदर क्या होता है, जब आप पर्टिकुलरली कोई आईडी यूज कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर के लिए, उसके लिए भी डेफिनेटली कोड लिखने के बाद आपको एग्जीक्यूट के बटन पे तो क्लिक करना पड़ता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिर कंपाइलर चलता है और ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर क्या चलता है, डिबगर। लेकिन पॉइंट इज दिस कि डिबगर भी इवन अलग से एक फीचर हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, देखिए यही सारा काम करने के लिए हमारे पास, यानी कि डेवलपमेंट का काम करने के लिए, कोड को एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इवन मेंटेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कि हमारे पास दोनों तरह के ये इन्वायरमेंट्स मौजूद है। कुछ हमारे पास ऑनलाइन जो है वो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, हम उनको यानी कि इंटरनेट के होते हुए, इंटरनेट की सहूलत के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसमें गिट पोड वगैरह आप लोग जैसे यूज करते हो। और ऑफलाइन की बात करें तो वो तो हम लोग इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है, कोई भी आप आईडी इंस्टॉल कर लो, आप कंप्यूटर चाहे इंटरनेट नहीं भी आ रहा तो कोई इशू नहीं, आप लैंग्वेज का काम अपना कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, सारे जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ इंटरनेट का होना जरूरी है। ठीक है जी। इसके अलावा रैपलेट लिखा हुआ है आपकी बुक में एग्जांपल के तौर पे, और एक लिखा हुआ है गिट कोड। इसके अलावा सोर्स कोड रिपोजिटरीज, देखिए जी जो भी काम आप लोगों ने किया, अगर आप लोगों के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, यानी कि आप लोगों के टीम मेंबर्स हैं डिफरेंट, और वो डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए हैं, और आप सारे मिलकर लेकिन काम करना चाहते हो, एज अ होल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपोजिटरीज इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी गिटहब है या बिटबकेट, जो हमारी बुक में लिखी हुई है। लेकिन गिटहब लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, और लोग क्या करते हैं कि अपना कोई भी कोड मैनेज करने के लिए, कोड शेयर करने के लिए, या प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स इकट्ठी करने के लिए, तो वो सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि एक ही ऑफिस का एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया होता है, लेकिन लॉजिकली, फिजिकली नहीं। उसके लिए हम सोर्स कोड रिपोजिटरीज को यूज करते हैं। ये सारे टूल्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए अगर हम लोगों ने क्या करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दीज आर द एसेंशियल टूल्स जो हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।